तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेनेमिनाथ जिन विचरे हमारे ध्यान में। जैन धर्म की वर्तमान 24वीं के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, उनके गृहस्थ जीवन में जो विवाह का प्रसंग बना वो सर्वविदित तो सर्वज्ञात है, और उसकी अंतिम परिणति कहाँ हुई, किस रूप में, कैसे कैसे हुई, ये पूरा जैन समाज और बहुत बड़ा वर्ग इससे सुपरिचित है। अब वो क्या हुआ, मुझे जो विषय दिया गया, सच्चे प्रेम की एक अनोखी कहानी। तो आज चूंकि दादा के साहित्य और काव्य पक्ष को लेकर के चर्चा हो रही है, तो धर्म और दर्शन के पक्ष को गौण रखते हुए इसी पर केंद्रित रहूंगा जितना मुझे समय मिला है। ये राजुल का जो विवाहिता न हो पाना, जूनागढ़ की राजकुमारी थी और उसका विवाहिता न हो पाना, बस यहीं से कहानी शुरू होती है। जिनसे विवाह होता है वो तो संसार से वैराग्य लेकर के चले जाते हैं। अब जब से श्री कृष्ण के द्वारा जो उनका रिश्ता तय हुआ था और जूनागढ़ के राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी जय देवी की पुत्री राजुल के साथ श्री कृष्ण जी करके आए थे बागदान के माध्यम से। जब से वो करके आए तब श्री कृष्ण, दादा के वैराग्य से ही मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने राजुल को बुलाया, बेटा देख तेरा यहाँ पर ऐसे ऐसे रिश्ता तय हो रहा है। तो वो शर्मा करके चली जाती है। मतलब वो दादा ने उसको पंक्ति शब्द दिए हैं कि उससे कि उसकी स्वीकृति है। अब यहीं से वो उसके मन में एक राग पैदा हो जाता है, जैसे किसी की सगाई तय हो और जब विवाह नहीं होता है उस वक्त के वक्त तक जो एक राग होता है उसको पूर्व राग की बात कहते हैं। और तरह तरह के सपने संजोना, उसको पत्नी के रूप में मैं ससुराल कैसे जाऊंगी, अब पूरे कई तरह के जीवन। अब इस कहानी, ये जो राजुल, जो वैराग्य दादा ने जो एक महाकाव्य लिखा है, महाकाव्य नाम दिया है चूंकि सर्ग इसमें 18 सर्ग, इसलिए इस कहानी को लेकर के लगभग 4 परंपराएं हमको मिलती हैं। इसके जो मुझे विषय मिला, इसके 2 खंडों में मैं बांट रहा हूँ। पहला इसका एक ऐतिहासिक पक्ष और दूसरा दादा की रचना। तो इतिहास के पक्ष पर जब हम विचार करते हैं तो नेमी राजुल से संबंधित 4 परंपराएं हमको मिलती हैं इस कहानी को लेकर के। एक पहली परंपरा है नेमी, रथनेमी और राजीमती वाली परंपरा। इस परंपरा से यहाँ उपस्थित जन समुदाय में बहुत कम लोग वाकिफ होंगे, लेकिन सबसे प्राचीन परंपरा यही है। तो नेमी के साथ रथनेमी जो हैं वो नेमी के ही भाई हैं। और राजीमती, अब प्रश्न ये होगा कि हमने तो यही सुना था नेमी अकेले हैं, उनके कोई भाई नहीं है। ये श्वेतांबर परंपरा है। तो नेमी, रथनेमी और राजीमती की परंपरा, इस पर शताधिक संख्या में और पूरी श्वेतांबर आमनाय में उत्तराध्ययन सूत्र है। उसका 22वां अध्ययन है रहणे में जम। रहणे में और रथनेमी के नाम से ही पूरा अध्ययन है। लगभग उसमें 49 गाथाएं हैं। पूरा उसमें ये जो राजुल का जो विरह है, विरह में पीड़ित रहती है, तो रथनेमी आते हैं और आकर के वो कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ, जो वो चले गए वैराग लेकर के, मैं भी उनका भाई हूं, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूं। ये उनके सामने निवेदन करते हैं।
लेकिन वह उसको ठुकरा देती है। इस कथा को लेकर के, अब चूंकि इस कथा बहुत रोचक और बहुत मनमोहक रचनाएं इस परंपरा पर लिखी गई हैं और शताधिक रचनाएं आज तक लिखी जा रही, चूंकि पता है परंपरा कौन सी है, श्वेतांबर रामनाय की। और उत्तराध्ययन सूत्र लगभग 5वीं शती BC की मानी जाती है, ईसा पूर्व की। वहाँ से लेकर के 10वें अकालिक सूत्र में भी मिलती है। और फिर आगे आगे आते हैं तो हेमचंद्र आचार्य को कौन नहीं जानता, वो कलिकाल सर्वक की उपाधि मिली हुई है। 63 सलाह का पुरुष चरित्र उसमें मिलती है। और भी पूरी उस दौरान प्राकृत की परंपरा में भवभावना है ना, और श्रीलंकाचार्य की 54 महापुरुष चर्या में बहुत सारी चलता। दूसरी परंपरा इसमें हमें मिलती है नेमी राजीमती परंपरा। इस परंपरा को हम दिगंबर परंपरा के तौर से जानते हैं, जिससे हम सुपरिचित हैं। इसका आरंभ जयसेन आचार्य जिनसेन आचार्य, जो हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं, वहां इसके सर्वप्रथम इसके हमें लिखित साक्ष्य में मिलते हैं। उसके बाद जो परंपरा जो उसमें जूनागढ़ बारात जाती है, फिर पशुओं का करुण क्रंदन रुक करके सुन करके वो रथ मोड़ देते हैं, ये परंपरा प्राप्त होती है। इसके साथ ही एक परंपरा और है, उत्तर पुराण गुणभद्राचार्य ने लिखा है, उसकी परंपरा है। उस परंपरा में जिन नेमी राजुल मथुरा के राजा उग्रसेन, दादा ने नेमी को बताया कहाँ का, द्वारका के राजकुमार। और इस परंपरा में ये राजुल कहाँ की, मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री है और कंस के ताऊ होते हैं वो। ये कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन उत्तर पुराण तो सबने देखा है ना, गुणभद्र के उत्तर पुराण में ये कथा है। और इसमें आगे चल के इसी परंपरा में, इसमें तो नहीं, आगे श्वेतांबर रामनाय में 54 महापुरुष चर्यम में देखिए, कुछ मैं इस गोष्ठी के बहाने से कुछ ऐसे बिंदु रखना चाहता हूँ जो कि अनसुलझे, अनकही कहानी तो अनकहे साक्ष्य भी आने चाहिए। उसमें सत्यभामा की सहोदरा इसको कहा है, यानी कि सत्यभामा और राजीमती एक ही माँ की बेटी थी। अब ये श्वेतांबरम, अभी अपने गुणभद्राचार्य की जो परंपरा में जो कहा गया कि हाँ, जो बारात वाला नेमनाथ का प्रसंग नहीं है, उसमें नेमी और दोनों पक्ष, वर वधू पक्ष को, दोनों को एक चौकी पर बिठाया जाता है और बिल्कुल चौकी का वर्णन किया जाता है। उसमें सोने से जटी, सोने चांदी की चौकी है, इस पर पुष्प और केसर से वो उसको सजाया गया है। अब उस चौकी पे बिठा करके दोनों पक्षों में जो परंपरा होते हैं, नेकचार भी होते हैं, यानी कि हम बारात का प्रसंग। अगले दिन जब घूमने जाते हैं तो वहाँ जाकर पशुओं का वो क्रंदन सुनते हैं। ये परंपरा कौन सी है? ये दिगंबर परंपरा ही है, गुणभद्र के उत्तर पुराण की परंपरा है। और ये परंपरा आगे चल के 14वीं-15वीं शताब्दी में एक ब्रह्म नेमिदत्त हुए हैं, उनका नेमनाथ पुराण है, संस्कृत की रचना है पूरी, उसमें यही परंपरा का अनुसरण किया गया है। यानी कि कहाँ पर हम 8वीं-9वीं शताब्दी देख रहे हैं उत्तर पुराण की, और ये चल जा रही। इसके बाद इसी ब्रह्म नेमिदत्त के जो नेमनाथ पुराण की भाषा वचन का अभी 200 वर्ष पहले ढूंढाड़ी भाषा में उदयलाल कासलीवाल ने लिखी, जो प्रकाशित है, अभी सांगनेर के मंदिर में मिल जाएगी, वो मेरे पास भी है। यानी कि ये परंपरा जिसमें नेमनाथ की बारात का प्रसंग नहीं है, दोनों पक्ष एक साथ बैठे हैं, है ना, और नेकचार होने लगे, ये तीसरी परंपरा, इसको लेकर के काफी चला। चौथी परंपरा है, एक राजीमती को बिरहिन के रूप में देखा जाने लगा, और आज हम उसी परंपरा पर दादा ने कलम और लेखनी चलाई है। यहाँ पर राजुल कहती है, नौ भव की प्रीत हमारी 10वीं अब क्यों तोड़ी। देखिए, मैंने पहले निवेदन किया कि इसमें धर्म दर्शन पक्ष को गौण कर देंगे तो एक अनोखी एक कहानी बनती है, और दादा ने भी गौण किया है इसमें। दादा ने भी इस बात को लिखा है, जबकि अपने जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार
नवभव की प्रीति बनती ही नहीं है, क्योंकि जब पांचवें स्वर्ग में गए तो पांचवें स्वर्ग में जो वहां के देव बने तो उनके काल में उनके साथ में कितनी रानियां आई गई उम्र के हिसाब से, तो नवभव की प्रीति कहां बनी। लेकिन चूंकि श्वेतंबर आमनाय की परंपरा है, उसको दिगंबर आमनाय की कवियों ने भी खूब मात्रा में लिखा। अब चूंकि इसको कहते हैं साहित्य में काव्य रूढ़ी, काव्य की रूढ़ी बन गई, तो उसको निर्वहन कवि को करना पड़ता है, वो दादा ने भी किया। तो यहाँ पर ये 4 परंपराएं हैं और 10 भव के बारे में अपने दिगंबर परंपरा में 5वें भव से वो वर्णन मिलता है। यहाँ पर पहला भव जो है धनवती धन कुमार का है, ये श्वेतंबर आमनाय से ही है। और दूसरे भव में नहीं, ये जो इससे पहले भव मतलब जो ये तो वर्तमान भव से जब स्टार्ट होता है। दूसरे भव में स्वधर्म देवलोक में वो जाते हैं। फिर तीसरा भव रत्नवती और चित्रगति के नाम से वो यहाँ पर आते हैं मनुष्य भव में। चौथे भव महेंद्र कल्प देव उसमें जाते हैं स्वर्ग में। और उसके बाद में 5वें भव में प्रीतिमती और अपराजित, राजुल प्रीतिमती होती है, अपराजित नेमी कुमार होते हैं। और फिर अरण्य स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ से फिर 7वें भव में यशोमती और शंख के तौर से आते हैं। और फिर अपराजित और अपराजित नामक अनुत्तर विमान में जाते हैं। और उसके बाद जो लेटेस्ट जो भव है राजीमती और नेम कुमार का भव है। इस प्रकार से कुछ इसके इतिहास पक्ष हैं। अब उसमें बातें समय चूंकि कम है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संस्कृत काव्य की परंपरा और प्राकृत काव्य की परंपरा, अपभ्रंश काव्य की परंपरा, ये पूरी परंपराएं हैं। इनमें जो इस कथानक को लेकर के विविध विधाओं में खूब प्रभुत मात्रा में लिखा गया है। और हमारे यहाँ तो जो 12 मासा जो परंपरा, दादा ने भी इसका निर्वाह किया है। अब दादा की बैराग पर जब बात मैं करता हूं, क्योंकि इसके इतिहास के पक्ष तो काफी सारे हैं और वो शोध के बिंदु हैं। दादा ने वैराग्य जब लिखा तो दादा ने अपना स्वयं का धर्म और सिद्धांत पक्ष को किनारे रख करके विशुद्ध कवि रूप में लिखा। ये दादा की बहुत बड़ी मान है और मैं अपने को इस बारे में अभागा मानता हूँ। दादा जब रहे, चर्चा काफी हुई, मैंने उसको अब जिस तरह से अभी पढ़ा कि मैंने पहले नहीं पढ़ा, और पढ़ने के बाद में इतना गदगद हुआ। दादा ने इस तरह से कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं। दादा ने कहा ये द्वारका नगरी का वर्णन करते हैं कि यहाँ चोरी तो होती है, पर चोरी किसकी होती है? दुख दारिद्र्य की चोरी होती है। यहां लोग, अब यहां पर लोग निर्लज्ज तो हैं, मतलब निर्लज्जता तो यहां है, पर वो कहां है? वो पति जो दाम्पत्य जीवन में जो पति पत्नी है उनके प्रणय प्रसंग में है। दादा को मैंने कभी नहीं सुना, नहीं ऐसा भी दादा लिखेंगे इसमें कुछ पंक्तियों में। और भी वर्णन में दादा ने नक्सिक वर्णन भी किया है राजुल का। दादा ने 12 मासा का वर्णन भी इसमें किया है। मैं तो बहुत सारे निशान लगा के लाया था, मैं सोचा था कुछ और समय मिलेगा मैं बोलूंगा यहाँ पर, लेकिन बस ये है कि अब आज मुझे बोलने का मौका मिला तो सोचा कि अब इस बारे में मैं अब लिखूंगा भी जरूर, और आगे जब समय मिलेगा तो इसके बारे में विशेष बात करेंगे। अभी समय की मर्यादा है, मैं अपनी बात यहीं बढ़ा देता हूँ।